गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, डाइईन क्यूमुलेटेड डाइईन की बात की थी, आइसोलेटेड डाइईन की बात हो गई थी। अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड डाइईन। पहले भी बता चुके हैं आपको कॉन्जुगेटेड डाइईन क्या होती है। कॉन्जुगेटेड डाइईन या संयुग्मित डाइईन में क्या होता है कि दोनों द्विबंधित कार्बन एक एकल बंध द्वारा क्या होते हैं, आपस में पृथक होते हैं। मतलब दो द्विबंधों के मध्य क्या पाया जाता है, एक एकल बंध पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। तो सबसे पहले देखेंगे, बात करते हैं पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। इसमें मैं कहूंगा ब्यूटेन की अभिक्रिया एल्यूमिना एंड क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिना एंड क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 873 केल्विन ताप पर प्रवाहित करने पर, इस उत्प्रेरक पर 873 केल्विन पर प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होती है, ब्यूटीन। और देन अगेन वही अब क्या प्राप्त होगा हमें 1,3-ब्यूटाडाइईन। हम क्या कहते हैं इसको, 1,3-ब्यूटाडाइईन। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम बात करते हैं ब्यूटेन को 873 केल्विन ताप पर उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से ब्यूटीन प्राप्त होती है तथा बाद में 1,3-ब्यूटाडाइईन प्राप्त होती है। कोई दिक्कत। अब देखिए बात करते हैं कि अगर ये ना हो के हमारा एग्जाम्पल क्या लेना, क्या नाम है इसका, 2-मेथिल ब्यूटेन। क्या नाम है इसका, 2-मेथिल ब्यूटेन। इसको जब हम एल्यूमिना और क्रोमियम ऑक्साइड 873 केल्विन ताप पर जब हम इसे प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या 2-मेथिल ब्यूट 1-ईन। जब इसको वापस हम क्या करते हैं, एल्यूमिना एंड 873 केल्विन टेम्परेचर, जब इसको क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, टू मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। हमें क्या प्राप्त हुआ, 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बता दीजिए इसको। पहली अभिक्रिया समझ गई, क्या कहते हैं इसमें, ब्यूटेन को एल्यूमिनिया एवं क्रोमियम ऑक्साइड पर 873 केल्विन ताप पर प्रवाहित करने पर, 873 केल्विन ताप पर प्रवाहित करने से पहले ब्यूटीन प्राप्त होता है या ब्यूट 1-ईन प्राप्त होता है। बाद में ये हाइड्रोजन H2 निकाल कर किसमें अपचयित हो जाती है, किसमें ऑक्सीकृत हो जाती है, क्या कहेंगे हम, ब्यूटाडाइईन में। 1,3-ब्यूटाडाइईन में क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। मतलब इसमें से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। एक हाइड्रोजन H2 का अणु यहाँ और एक H2 का अणु यहाँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में हम किसकी बात लेते हैं कि 2-मेथिल ब्यूटेन की अभिक्रिया, ब्यूटेन को
873 केल्विन ताप पर एल्यूमिना एवं क्रोमियम ऑक्साइड पर प्रवाहित करने से हमें पहले क्या प्राप्त होता है, 2 मेथिल ब्यूट 1 जो बाद में हाइड्रोजन का अणु रिमूव कर निकाल कर हमें क्या देता है, 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन देता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे डाइपोल से। नेक्स्ट किससे बात करेंगे, डाइपोल से। देखिए डाइपोल से सेकंड रिएक्शन की जब हम बात करेंगे डाइपोल से करवाते हैं। डाइपोल से मतलब कि जब हम क्या लेते हैं, क्या नाम है इसका, 1,3 ब्यूटेन 1,3 डाइपोल। मैंने क्या लिया, ब्यूटेन 1,3 डाइपोल या 1,3 ब्यूटेन डाइपोल की जब रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, देखेंगे सोडियम ट्राइफॉस्फेट या H3PO4 से जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं 543 केल्विन टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं तो ये क्या बाहर निकलता है, निर्जलीकरण अभिक्रिया है। कौन सी, डिहाइड्रेशन। 2 जल के अणु बाहर निकलते हैं, 2 जल के अणु बाहर निकलते हैं और किसका निर्माण होता है, 1,3 ब्यूटाडाइईन का निर्माण होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या बना हमारा, 1,3 ब्यूटाडाइईन। किसका निर्माण होता है, 1,3 ब्यूटाडाइईन का निर्माण होता है। देखिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं डाइपोल में तो मैं क्या ले लूं, 1,4 मैंने क्या ले लिया, 1,4 ब्यूटेन डाइपोल लिए। इसके लिए जब मैं किससे करता हूँ, एल्यूमिना से, 673 केल्विन टेम्परेचर। जब यहाँ इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही 1,3 ब्यूटाडाई, हमें 1,3 ब्यूटाडाइईन प्राप्त होता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे हम, थर्ड रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन में देखिए मैं क्या कहूँगा, फ्रॉम तीसरी जब रिएक्शन की बात करते हैं, तीसरी रिएक्शन में हम कहेंगे कि इथेनॉल से भी हम क्या बना सकते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइईन। किससे बनाएंगे, इथेनॉल से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं इथेनॉल से। इथेनॉल की जब हम बात करते हैं तो इथेनॉल का ऑक्सीकरण कर लेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, इथेनॉल में। और इथेनॉल की जब हम एल्डोल रिएक्शन पढ़ते हैं, एल्डोल रिएक्शन तो पढ़ी होगी, हाँ, एल्डोल अभिक्रिया। एल्डोल अभिक्रिया देखेंगे क्या होती है, इसमें एल्डोल रिएक्शन होती है। इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, एल्डोल रिएक्शन होती है। देखेंगे कैसे, देखो थर्ड रिएक्शन की जब मैं बात करूंगा, देखिए क्या बात करते हैं हम, बात करते हैं फ्रॉम तीसरी इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है,
C2H5OH। ये क्या है हमारा इथेनॉल है। जब इथेनॉल का हम क्या करवाते हैं Al2O3Zn, इसका हमने क्या करवाया ऑक्सीकरण करवाया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये किस में परिवर्तित हो जाता है एल्डिहाइड में। ये नाम लिख लेना इसका, क्या है इथेनॉल, और ये क्या बन गया हमारा इथेनॉल। इथेनॉल बन गया, एल्डिहाइड है। देखिए अब क्या होता है कि दो एल्डिहाइड की किसी बेस की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में कौन सी रिएक्शन देते हैं एल्डोल। कौन सी एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। और एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होती है ये क्या दी इन्होंने एल्डोल रिएक्शन दी। ये कौन सी अभिक्रिया दी एल्डोल रिएक्शन अभिक्रिया। अब देखो इस एल्डोल अभिक्रिया में क्या होता है, जब इसको हीट करते हैं तो यहां से OH और यहां से H रिमूव होता है, CH3CH डबल बॉन्ड। अब देखो अब आगे हम क्या पढ़ते हैं कि जब ये रिएक्शन हुई इसका हम क्या करवाते हैं वापस, इस पे हाइड्रोजन का एडिशन, इस पे किसका हाइड्रोजन का एडिशन होगा और क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH, और क्या बन गया वही एल्कोहल। फिर इस एल्कोहल को जब हम क्या करते हैं एल्यूमिना Al2O3 के प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, क्या वही हमें 1,3-ब्यूटाडाइईन प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होती है 1,3-ब्यूटाडाइईन प्राप्त होती है। समझ में ये रिएक्शन क्या थी, क्या कहेंगे इसमें हम, इस अभिक्रिया में हुआ क्या, सबसे पहले देखेंगे कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है इथेनॉल एल्डिहाइड में, या इथेनॉल की बात करते हैं। इथेनॉल किसमें ऑक्सीकृत हो जाता है इथेनॉल में, और इथेनॉल एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के दो अणु क्षार की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया देते हैं एल्डोल संघनन रिएक्शन अभिक्रिया देते हैं। जब इस एल्डोल को क्या करते हैं हीट करते हैं तो ये किसमें क्रोटेन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोटेन एल्डिहाइड को जब हम हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं, इसका क्या करवाते हैं अपचयन करवाते हैं, तो एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीकृत हो जाता है अल्कोहल में ऑक्सीकृत हो जाता है, और इसका नाम क्या है 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल। इसके बाद में जब इसको हीट करते हैं एल्यूमिना के प्रेजेंस में तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है 1,3-ब्यूटाडाइईन में। किसमें परिवर्तित हो जाता है 1,3-ब्यूटाडाइईन में। अब देखिए जो नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है, जैसा कि हमने डिल्स-एल्डर रिएक्शन पढ़ी थी, क्या डिल्स-एल्डर रिएक्शन पढ़ी थी। डिल्स-एल्डर रिएक्शन में क्या था कि 1,3-ब्यूटाडाइईन और एक एल्कीन आपस में क्या होती है जुड़ जाती है, कंडेंस हो जाती है, ठीक है, और क्या बना देती थी हमारे साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन बनती थी ना, बस सेम टू सेम उस साइक्लोहेक्सीन को हम क्या करते हैं वापस उल्टा रिवर्स रिएक्शन करवाते हैं। तो साइक्लोहेक्सीन को हम नाइट्रोम के तार पर क्या करते हैं प्रवाहित करवाते हैं, और वो किसमें ये क्या है हमारे साइक्लोहेक्सीन, यही था। इसको मैं क्या कहता हूं कि नाइक्रोम के वायु पर, नाइक्रोम के तार पर मैं इसको क्या करवाते हैं इसको प्रवाहित करवाते हैं। बस कैसे बनेगी, ये बॉन्ड टूटकर कहां है ये यहां, और ये बॉन्ड टूटकर यहां, और क्या बनती है हमारी 1,3-ब्यूटाडाइईन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है 1,3-ब्यूटाडाइईन का निर्माण होता है। कोई दिक्कत
यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए। हमने 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। पहला ब्यूटेन से, दूसरा अल्कोहल से, दूसरा डाइओल से पढ़ा था ना 1,3 डाइओल और 1,4 डाइओल से पढ़ा था। उसके बाद में हमने किससे पढ़ा, अल्कोहल से, और लास्ट साइक्लोहेक्सीन से। 4 मेथड पढ़े। चारों मेथड से हमने क्या बनाया, 1,3-ब्यूटाडाइईन बनाया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इसका स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन। तो ध्यान से देखेंगे स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन, पहली बात इसकी संरचना देख लेते हैं। पहले तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर बात करते हैं, कार्बन 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं जब इन कार्बन्स की, तो ये कार्बन कौन सा, sp2 संकृत, ये कार्बन sp, ये कार्बन sp2, और ये कार्बन sp2 संकृत। मतलब सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 संकृत, sp2, और सारे चारों कार्बन कैसे हुए हमारे यहाँ पे sp2 संकृत होते हैं। चारों कार्बन परमाणु कैसे हैं, sp2 संकृत है। अब जब बात करते हैं इन कार्बनों की स्ट्रक्चर की, तो देखेंगे क्या कहूंगा मैं कि ये कार्बन इसके दोनों हाइड्रोजन, नेक्स्ट कार्बन 1 हाइड्रोजन, और ये कार्बन, ठीक है, इसको 1 2 3 और 4 दे दूं, C1 कार्बन हो गया, C2 कार्बन, C3 कार्बन, और ये क्या, C4 कार्बन। देखिए देखिए क्या यही स्ट्रक्चर आती है, क्या यही स्ट्रक्चर आ रही है हमारी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये पाइबोन का निर्माण कैसे हुआ, इन पाइबंधों का निर्माण कैसे हुआ, कि इसके 3 sp2 संकृत कक्षक 1 2 और 3, इन्होंने तीनों ने सिग्मा, जबकि एक एक पाइबंध ने क्या बनाया, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन द्वारा किसका निर्माण करेंगे, पाइबंध का निर्माण करेंगे। अब मैं बात करता हूं, अब हम किसकी बात करेंगे कि ये देखिए हमारी जो डाइईन है, हमारी जो ये डाइईन है, इसमें हम बात करते हैं कि सारे कार्बन एक ही तल में उपस्थित हैं। सारे कार्बन कहाँ हैं, एक ही तल में उपस्थित है। अब बात करेंगे हम कि देखिए क्या होता है कि एक संरचना तो ये है, पहले इसके बॉन्डिंग समझ गए, कौन सा सिग्मा बंध है, कौन कौन से पाई बंध है, कौन कौन से सिग्मा बंध है और कौन कौन से पाई बंध है। जब बात करते हैं सिग्मा बंध होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने सिग्मा बंध हो गए, 8 सिग्मा बंध हो गए। कितने सिग्मा बंध हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 क्या है, सिग्मा। जब बात करते हैं पाई बॉन्ड्स की, तो यहाँ पे क्या है, 2 पाई। अब बात करेंगे हम इस चीज पे क्या कि देखिए यहाँ हमने 9 सिग्मा बंध बताई और 2 पाई बंध बताई। अब देखिए हम एक स्ट्रक्चर तो ये है इसकी, इस स्ट्रक्चर को इस सिग्मा बंध के आधार पर हम क्या कहते हैं, ट्रांस, क्या कह रहे हैं, ट्रांस है ये ब्यूटाडाइईन।
क्या कह रहे हैं हम, ट्रांस। इसकी जगह अगर मैं बात करूं, क्या सिस भी हो सकती है? क्या कहेंगे, क्या सिस भी हो सकती है? देखिए ट्रांस कैसी है और सिस कैसी है, किस आधार पर कह रहे हैं हम, किस आधार पर इनको सिस और ट्रांस कह रहे हैं? तो देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 H, ये कैसे कही हमने, ट्रांस 1,3 ब्यूटाडाइन। इस सिंगल बॉन्ड पे ध्यान रखना, इस सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन है, तो ये रूम टेम्परेचर पे आराम से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कमरे के ताप पर आराम से किस में परिवर्तित हो जाता है, सिस ब्यूटाडाइन, सिस 1,3 ब्यूटाडाइन और ट्रांस 1,3 ब्यूटाडाइन में क्या होते हैं, ये आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि एकल बंध है, यहाँ पे घूर्णन प्रतिबंधित नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, रोटेशन होता रहता है, तो ये पलट के इधर, वापस पलट के इधर, ये पलट के इधर, ये पलट के इधर। इस सिंगल बॉन्ड पे क्या होता है, रोटेशन होता रहता है। इस सिंगल बॉन्ड पे क्या कहेंगे कि रोटेशन पॉसिबल है। रोटेशन पॉसिबल है का मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, यहाँ रोटेट हो सकते हैं, रोटेशन एट सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, कॉन्जुगेटेड डाइईन भी दो टाइप की होती है, सिस डाइईन और ट्रांस डाइईन। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। अब हम किसकी बात करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी की। जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम, देखिए स्टेबिलिटी में हम क्या कहेंगे, बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी में क्या करूंगा, डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, देखिए स्टेबिलिटी क्या कहेंगे कि रेजोनेंस है, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस, और क्या स्ट्रक्चर आती है हमारी, तो क्या देखिए रेजोनेंस के कारण भी आपको क्या ये डबल बॉन्ड आ रहा है, टोटली डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन क्या आंशिक धनावेश उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या आंशिक धनावेश उत्पन्न हो रहा है या आंशिक द्विबंध उत्पन्न आ रहा है। यहाँ पे क्या है, आंशिक द्विबंध के गुण आते हैं, इसलिए हम जब इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं, जब हम इसकी क्या लिखते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड लिखेंगे, तो ये कार्बन ये हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद में क्या कर दूं कि ये डबल बॉन्ड, ठीक है, या फिर ये एक कार्बन ही रहने देते हैं, ओवरलैपिंग दिखाते हैं, ये कार्बन, इसके बाद में ये कार्बन, ठीक है। इस पर भी एक हाइड्रोजन है और इस पर भी एक हाइड्रोजन है, लेकिन जो द्विबंध की लोब्स हैं, जो डबल बॉन्ड है ओवरलैपिंग, वो यहाँ पर भी है, उसको हम कैसे दिखाते हैं, इस प्रकार से। उसको हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं, मतलब कि डबल बॉन्ड कहाँ है, चारों कार्बनों पर है, या तीनों बंधों पर हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं द्विबंध को। क्या ये चीज समझ में आई? इस कारण ये क्या है, अनुनाद के कारण ये क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। अनुनाद के कारण क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम केमिकल रिएक्शन। ओके, 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन। किसकी बात करेंगे, केमिकल
रिएक्शंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन। जब हम कॉन्जुगेटेड डाइईन की केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है कि एक तो क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्कीन है तो एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो होगा, लेकिन अब समस्या आती है कि एल्कीन भी डबल बॉन्ड दो है, डबल बॉन्ड क्या है, दो डबल बॉन्ड है। तो हम बात करते हैं कि हमने कहा सबसे पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दो टाइप से होगा, एक तो 1,2 एडिशन और एक 1,4 एडिशन। देखते हैं कैसे। बात करते हैं कि यह आपका कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारा क्या लिया हमने, एक कंपाउंड लिया। जब हम बात करेंगे इसमें दो प्रकार से एडिशन हो सकता है, एक 1,2 एडिशन और एक 1,4 एडिशन। देखिए 1,2 एडिशन या 1,4 एडिशन की बात करते हैं कि इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ, मान लीजिए अलग अलग से करवा लेते हैं। हम किस किस से करवा लें, जैसे एक बार HBr से रिएक्शन करवाई, हमने किससे करवाई, HBr से। तो 1,2 एडिशन क्या होता है, यहां मैं क्या लिखूं, 1,2 एडिशन, 1,2 योगात्मक अभिक्रिया, और यहां क्या लिखा है, 1,4 एडिशन। एक जगह लिखा 1,2 एडिशन, एक जगह लिखा 1,4 एडिशन। जब बात करते हैं 1,2 एडिशन की तो मार्कोनिकोव साहब कहते गए, क्या कह के गए थे मार्कोनिकोव साहब, किसका योग किस पर करना है हमें, है भाई Br का योग कहाँ होएगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। नाभिक स्नेही का योग कहाँ होगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। अब बात करते हैं कि इस कार्बन पर हमने किसका योग कर दिया, Br का, और उसके बाद कहाँ एडिशन हो रहा है, 1 और 2 पे। अब जब बात करते हैं 1,4 का मतलब क्या है, एक यहां हो और एक यहां हो, जैसे बात की है। ये बात की। अब देखिए ऐसे दो प्रकार के प्रोडक्ट क्यों आते हैं, ऐसे दो प्रकार के उत्पाद क्यों आए, इसके अलावा कोई जरूरी नहीं हम HBr के अलावा अनेक कोई भी ले सकते हैं। HBr के अलावा हम क्या लेंगे, कई चीजें लेते हैं। जब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, इनकी किसकी बात करें, या फिर 1,2 एडिशन कब होता है या 1,4 एडिशन कब होता है। जब हम बात करते हैं 1,2 एडिशन कब होता है, एट लो टेम्परेचर, कहां, एट ए लो टेम्परेचर। और 1,4 एडिशन कब होता है, एट ए हाई टेम्परेचर। कब होगा, ये निम्न ताप पर होता है, और ये कब होता है, ये उच्च ताप पर होता है। ये कब होता है, उच्च ताप पर होता है। अब जैसे बात करते हैं इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि मैंने बात की कि एक प्रोडक्ट हमारा 1,2 एडिशन है, एक प्रोडक्ट हमारा कौन सा था, 1,4 एडिशन आता है। मान लीजिए हमारा टेम्परेचर कौन सा है, लो टेम्परेचर की बात करते हैं 1,2 एडिशन की, तो ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं केवल ये ही प्रोडक्ट आएगा। ये मान लेते हैं ये मेजर है हमारा, ये प्रोडक्ट कौन सा है, मेजर, और इसके साथ में माइनर क्या मिलेगा हमें, 1,4 एडिशन। ये हमारा क्या है, 1,4। अब यहाँ ये मेजर है 1,4 वाला, और इसके साथ माइनर प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, 1,2 एडिशन। हमें माइनर क्या मिला, यहाँ 1,4 का, और यहाँ 1,2 प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, माइनर मिलता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि लो टेम्परेचर पर 1,2 एडिशन का प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, मतलब मुख्य उत्पाद कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है हमें,
1 2 योगात्मक। और जब हम बात करते हैं कि हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, 1 4 एडिशन। हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, 1 4 एडिशन वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, मेजर होगा। अब इसमें जब बात करते हैं परसेंटेज की, जब हम बात करते हैं कि परसेंटेज की, तो जस्ट अपोजिट होना चाहिए। जैसे बात करें कि यहाँ मेजर की परसेंटेज 78, तो माइनर कितना बन रहा है 22%। और जब यहाँ बात करेंगे तो सेम टू सेम, ये भी 78, ये भी 22। मैंने अपोजिट क्यों कहा, क्या देखिए 1 2 प्रोडक्ट, 1 2 प्रोडक्ट यहाँ 78% आ रहा है, यहाँ 22% आ रहा है। जबकि बात करते हैं 1 4 प्रोडक्ट, यहाँ 22% और यहाँ 78%, यहाँ 22% आ रहा है और वहां क्या आ रहा है 78%। ओके, अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। अब हम किसकी बात करेंगे, मैकेनिज्म की, क्रियाविधि की, कि इसमें किस प्रकार से क्रियाविधि होती है, इसमें किस प्रकार से क्या होती है, मैकेनिज्म होती है। ओके, पहले बात कर लेते हैं। देखिए जस्ट क्या होता है, अपोज होता है। बस हमें इतना याद रखना है कि जब लो टेम्परेचर होता है, जब क्या होता है तापमान कम होता है, लो टेम्परेचर की कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होगा, 1 2 एडिशन। हमें क्या प्राप्त होता है, 1 2 एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। और जब बात करते हैं हाई टेम्परेचर पे हमें कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, 1 4 प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। कोई दिक्कत, मेजर की बात की, प्रोडक्ट दोनों मिलते हैं, प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे, लेकिन मेजर कौन सा मिलता है, 1 2 एडिशन एट लो टेम्परेचर एंड 1 4 एडिशन एट हाई टेम्परेचर। देखिए जब इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म क्रियाविधि की, तो क्रियाविधि में हम बात करेंगे सबसे पहले क्या हुआ, CH2 और तो यहां से किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ। और कार्बोकैटायन क्या बनता है, एक तो बना CH2 H+ का अटैक होगा, एक हमारे पास क्या आता है CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने क्या कहा कि जब H+ का अटैक हुआ, क्या हुआ, H+ का अटैक हुआ, बॉन्ड्स इधर है, यहाँ H+ का अटैक और ये कार्बोकैटायन हमें मिलता है। ये क्या, कार्बोकैटायन आपको ऑब्टेन हुआ। जब इस कार्बोकैटायन की रिएक्शन कौन करेगा, इस पे कौन अटैक कर दे, Br-, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, हमें क्या ऑब्टेन हुआ 1 2 प्रोडक्ट। हमें क्या ऑब्टेन होता है, हमें क्या प्राप्त हुआ 1 2 प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब देखिए जब बात करेंगे हम कि हमें 1 4 कैसे मिलता है, तो ये कार्बोकैटायन मिलता है, इसमें क्या होता है रेजोनेंस होता है। इस कार्बोकैटायन में क्या होता है रेजोनेंस, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे। और हमें क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई हमारे पास, CH3 CH CH और CH2। ये स्ट्रक्चर हमें जब ऑब्टेन होती है, ये क्या हुई, हमें संरचना प्राप्त हुई। तो इस पर किसका अटैक होगा, अब किसका अटैक होगा, Br- का। किसका अटैक होगा, Br- का। और हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है 1 4 और यहाँ पे 1 2। ये कौन से कंडीशन है, लो टेम्परेचर और ये हाई टेम्परेचर। हमने क्या कहा, एक लो टेम्परेचर की कंडीशन है और एक हाई टेम्परेचर की कंडीशन है। लो टेम्परेचर पे हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है 1 2 एडिशन, और हाई टेम्परेचर पर 1 4 एडिशन। ओके, अब बात करते हैं हम इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की, कि ये कैसे हुआ कि हमें निम्न ताप पर क्यों 1 2 एडिशन मिला और उच्च ताप पर
क्यों हमें 1,4 एडिशन मिलता है, 1,4 एडिशन, 1,4 योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। तो देखिए जब हम बात करते हैं 1,4 या 1,2 इसके एनर्जी प्रोफाइल, तो पहली बात तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दोनों ही, ये दोनों ही किस प्रकार की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, इसलिए इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी कैसा बनेगा, जिसमें 2 ट्रांजिशन स्टेप होगी, एक इंटरमीडिएट हमें मिलेगा, एक हमें क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा। देखिए ये हमारे यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे हम देते हैं एनर्जी। एनर्जी जब मैं रिएक्टेंट के लिए हूँ, यहाँ पे हमारा क्या, सेकंड जो बना रहा हूँ ध्यान से देखना। अब देखिए क्या हमें कितने डायग्राम प्राप्त हो रहे हैं, इसमें बात करते हैं क्या हो रहा है, ये क्या बना रही है, पीक है और ये इसकी पीक है। देखिए होता क्या है कि जब मैं बात करूंगा तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, मेरे रिएक्टेंट क्या क्या है, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है उससे मतलब नहीं, हमारा जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है, यहाँ पे जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है वो इंटरमीडिएट देखिए हमें कौन सा प्राप्त होता है, कि मैं बात कर लूँ CH2 CH CH, हमें रेजोनेटिंग हाइब्रिड प्राप्त होता है। हमें कौन सा प्राप्त हो रहा है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड प्राप्त होता है। हमें कौन सा प्राप्त हो रहा है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड वाला प्राप्त होता है। और जब हम बात करते हैं कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, ये क्या है E1 और ये किसके लिए, लो टेम्परेचर, क्या कहूँ हम कि लो टेम्परेचर पे जो एक्टिवेशन एनर्जी वो ये है, और ये हमें कौन सा प्रोडक्ट देती है, 1,2 एडिशन। और जब हम बात करते हैं इस एक्टिवेशन एनर्जी की, तो ये मैं क्या कहूंगा कि ये हाई टेम्परेचर E2 कह दो, और ये कहाँ है, हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर पे कौन सा प्रोडक्ट मिलता है हमें, 1,4 एडिशन। अब मैं क्या कहूंगा कि जब आपका टेम्परेचर लो है, जब हमारा क्या है टेम्परेचर रिएक्शन का लो है, तो लो टेम्परेचर पर जो
इंटरमीडिएट होता है, या जो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक पहुंच नहीं पाते, और जब यहाँ तक पहुंच नहीं पाते तो कार्बोकेटाइन में क्या नहीं हो पाता, रेजोनेंस नहीं हो पाता, और हमें क्या नहीं मिलता, ये प्रोडक्ट नहीं मिलता। और जब लो टेम्परेचर पे होता है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती, कम होती है। निम्न ताप वाले उत्पाद की सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मान क्या होता है, कम होता है, और यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसका मान क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए हमें निम्न ताप पर 1-2 एडिशन मिलता है और उच्च ताप पर 1-4 एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। कोई दिक्कत एनर्जी डायग्राम में कि कैसे एनर्जी डायग्राम होता है, समझ में आया ये 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन। अब बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं डिल्स एल्डर रिएक्शन, हम पहले पढ़ चुके हैं डिल्स एल्डर रिएक्शन क्या है। इसी का किसका एग्जाम हम किसमें पढ़ गए थे, साइक्लोएल्कीन बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ी थी। तो मैंने ये भी कही थी कि जब हम पढ़ेंगे क्या डाइईन, तो ये डाइईन की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। डाइईन की क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। हम बात करते हैं क्या थी डिल्स एल्डर रिएक्शन। डिल्स एल्डर रिएक्शन क्या था कि डाइईन की ईन से रिएक्शन, पढ़ चुके हम पहले। अब देखो डिल्स एल्डर में हम कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिल्स एल्डर रिएक्शन तो हमें सबको पता है डिल्स एल्डर रिएक्शन क्या थी और इसमें क्या होता है। अब हम क्या देखेंगे कि डिल्स एल्डर में कुछ स्पेसिफिक चीजें, कि अगर डिल्स एल्डर रिएक्शन में हम क्या लगा दें, कोई एल्कीन पे हम क्या लगा दें, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तो उसकी क्या हो जाती है, नेचर बढ़ जाती है। उसकी क्या हो जाती है, नेचर बढ़ जाती है। जैसे बात करते हैं कि पहले तो मैं बात करूं डिल्स एल्डर रिएक्शन क्या थी, ये प्लस ये एक साइक्लिक क्या आती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है। कैसी आती है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है, और हमें क्या मिलती है, साइक्लोएल्कीन। और हमें क्या प्राप्त होती है, साइक्लोएल्कीन प्राप्त होती है। तो ये तो किसकी बात की हमने, साधारण डिल्स हमने किसकी बात की, साधारण डिल्स एल्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं कि डिल्स एल्डर रिएक्शन में अगर मैं बात करूं कि अपनी जो एल्कीन है, हमारे पे क्या है, एल्कीन है, और उस एल्कीन पे कौन लगे हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हो। उस एल्कीन पे क्या लगे हो, आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हो। तो वो एल्कीन अभी क्या देती है, वो एल्कीन ज्यादा आसानी से क्या देती है, हमारी डिल्स एल्डर रिएक्शन देती है। बात करते हैं देखिए हमारी डाइईन तो यही हम क्या कहेंगे कि हमारी डाइईन ये, अगर मैं एल्कीन ये ले लूं, इस पे मैंने क्या लगा दिया, CHO, मैंने क्या लगा दिया, CHO। या फिर मैं बात करूं कि मैं इसके साथ क्या ले लूं, मैं ये ले लूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक कार्बोनोल, इसकी अभी ये इससे करवा दी। या फिर बात करें मैं डाइईन की रिएक्शन किससे करवा दूं, होगा क्या, सेम टू सेम क्या करना है, और इस कार्बन से
CHO, यहाँ क्या होगा, और यहाँ क्या होगा। कहने क्या रहे हैं, केवल क्या होना चाहिए, अगर एल्कीन के ऊपर क्या है हमारा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो हमें क्या प्राप्त होती है, जो साइक्लोएल्कीन होती है, या फिर हम बात करें जो हमारी डिल्स एल्डर रिएक्शन होती है वो क्या होती है, अधिक सरलता सुगमता से होती है। इनके अलावा भी जैसे मान लीजिए CN हो, कीटोन हो, इनके अलावा भी क्या हो सकता है, CN हो, कीटोन हो, तो ये हमारी जो डिल्स एल्डर रिएक्शन है वो क्या होती है, हमें अधिक आसानी से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं, देखिए एक दो एग्जांपल और है इसके। देखो बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं कि 1,3-ब्यूटाडाइन CN भी क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसके अलावा जैसे बात करें, ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, इसके दो मोल जब हम किससे रिएक्शन करवाते हैं, क्विनोन से। किससे रिएक्शन करवाते हैं, क्विनोन से। तो क्विनोन से रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल को इस साइड से और एक मॉलिक्यूल क्या होगा, ध्यान से देखना, ये इधर एक रिंग ये, और क्या कहेंगे ये इधर, और एक रिंग हमें ये प्राप्त होती है। क्या दो तीन रिंग का यौगिक बन गया होगा, क्या हो गया, देखो बात करते हैं, यहां डबल बॉन्ड है, क्या हमें प्रोडक्ट ये प्राप्त होता है, क्या हमें प्रोडक्ट ये प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन कि अगर मैं मान लीजिए डाइईन की रिएक्शन, मैं क्या करूं, इसी डाइईन की रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, SO2 के साथ करवा दें। हम किसके साथ करवाएं, SO2 के साथ। तो देखिए क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है आपको, कि मैं बात करूं प्लस SO2, तो हमें क्या मिलेगा, ओके, साइक्लिक प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, हमें क्या साइक्लिक प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, कोई दिक्कत। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया, क्या साइक्लोडाइईन का अपचयन। अब हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। हम बात करें 1,3-ब्यूटाडाइन का अपचयन, तो 1,3-ब्यूटाडाइन CH2, इसका जब हम अपचयन करवाते हैं सोडियम और द्रव अमोनिया, इसकी उपस्थिति में करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्यूट-2-ईन। हमें क्या प्राप्त होता है, ब्यूट-2-ईन। देखेंगे इसके मैकेनिज्म,
मैकेनिज्म कि ये जो आपकी 1,3 ब्यूटाडाइईन है, ये क्या करता है, सोडियम से क्या लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। सोडियम क्या देता है इसको, 2 सोडियम क्या करते हैं, और क्या देते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं इनको। क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे। जब बात करते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, ये बॉन्ड, ठीक है। यहाँ क्या करें कि एक डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट, एक रेडिकल यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये क्या करते हैं, सोडियम से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड और CH2 नेगेटिव। क्या कह रहा हूं, एक एक इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड का है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और एक एक इलेक्ट्रॉन आके ये डबल बॉन्ड का जनरेशन करता है। बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम देता है और एक यहाँ देता है और एक यहाँ देता है, और क्या बना लेते हैं ये CH2 नेगेटिव बनाते हैं। और इसके बाद में ये जो आपका अमोनिया है, 2 अणु अमोनिया के, CH3 CH और CH3, क्या दिया यहाँ से H देते हैं और क्या बनाते हैं NaNH2, 2 जो भी वो सोडियम मछली, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें क्या उत्पन्न होता है, क्या ब्यूट-2-ईन प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त हुई, ब्यूट-2-ईन प्राप्त होती है, कोई दिक्कत यहाँ तक। हम क्या कहेंगे कि 1,3 ब्यूटाडाइईन की अभिक्रिया, 1,3 ब्यूटाडाइईन की अभिक्रिया द्रव अमोनिया एवं सोडियम के साथ करवाने पर ब्यूट-2-ईन प्राप्त होती है, जिसका किसमें अपचयन हुआ, हाइड्रोजन का योग का मतलब क्या होता है, अपचयन। इसकी मैकेनिज्म में हमने देखा कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, और सोडियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाता है। सोडियम क्या प्रोवाइड करवा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है। उसके बाद में जो अमोनिया है वहां से 2 हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं, और ये किसमें अपचयित हो जाता है, ब्यूट-2-ईन में अपचयित हो जाता है। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन, किसकी बात करेंगे, पॉलीमराइजेशन। हम किसकी बात करेंगे, बहुलीकरण। देखिए सेम टू सेम पहले पढ़ गए, पॉलीमराइजेशन की जब हम बात करते हैं तो यहां हम क्या लेते हैं, वही N और किसकी उपस्थिति लेते हैं, पेरोक्साइड, और हम क्या बना देते हैं, ये हमारा क्या बन गया कि इसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रीन कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, आइसोप्रीन कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक। अब जैसे बात करेंगे आइसोप्रीन वाला एग्जांपल लें कि CH2 डबल बॉन्ड C एंड ली, हम वही किसकी उपस्थिति ली, पेरोक्साइड, और क्या बनता है, एनाइसोप्रीन। देखिए अब हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये है, पिछली बार हमने बात भी की थी जिगलर-नाटा उत्प्रेरक, याद है जिगलर-नाटा उत्प्रेरक क्या था, यहाँ हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आई तो जिगलर-नाटा उत्प्रेरक फॉर्मूला क्या था, C2H5 क्या कहते हैं, एक ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, यही था, याद रखो इन चीजों को, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। जब हम क्रियाविधि की बात करेंगे तो मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है, यहाँ पे कौन सी क्रियाविधि होगी, मुक्त मूलक क्रियाविधि। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन समझ में, इनसे भाई आगे ब्यूना है, रबर बनते हैं इनसे,
ब्यूनाएन आइसोप्रीन यूनिट है ये, इसको आइसोप्रीन कहते हैं। ठीक है, पॉलीमर वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि रबर ब्यूनाएस रबर क्या होता है, ब्यूनाएन रबर क्या होता है। ठीक है, आइसोप्रीन का मतलब क्या है। देखिए अब आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म पॉलीमराइजेशन की क्रियाविधि में हम क्या देखेंगे कि क्या होता है, किसका निर्माण करता है, मुक्त मूलक का। किसका निर्माण करेंगे, मुक्त मूलक का। जब मैं बात करूं कि जैसे हम बात करते हैं, हम इसकी जगह पर मुक्त मूलक RC≡O, इसको तो ये क्या बनेगा 2RC≡O, और ये आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, आगे ये मुक्त मूलक क्या बनाएगा, ये हमने पहले पढ़ा है, -CO2 निकालता और क्या बनाता R रेडिकल प्लस CO2। कैसे होती है इसकी मैकेनिज्म, ओके ये बात नहीं करनी। हम किसका निर्माण होता है, पहले स्टेप में मुक्त मूलक का निर्माण होता है। पहले पद में किसका निर्माण होगा, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। देखिए अब क्या होगा, मुक्त मूलक कैसे, पहले स्टेप में हमने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या कहते हैं, क्या RC≡O, R से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, मुक्त मूलक प्लस हम क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या प्राप्त हो, मुक्त मूलक, और जो सेकंड स्टेप है श्रृंखला संचरण पद, उसमें क्या होगा कि एक मुक्त मूलक किसके साथ अभिक्रिया करेगा, इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाएंगे, ये किसका निर्माण करेंगे, एक और मुक्त मूलक का। ये किसका निर्माण कर देंगे, आगे एक और मुक्त मूलक का। कैसे निर्माण करते हैं, देखिए क्या होगा कि ये इसके साथ मूल, ये यहां, और क्या बनता है हमारे पास RCH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 मुक्त मूलक। अब बात करते हैं जो इसी में क्या बना हमारे पास RCH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 मुक्त मूलक। ये मान लीजिए किससे अभिक्रिया कर ले, N अणुओं से अभिक्रिया करके क्या बनेगा, श्रृंखला का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है, श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी और क्या प्रोडक्ट आता है हमारे पास, वही कि RCH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ओके जब हम बात करते हैं कि ये आगे और किसके साथ रिएक्शन करते जाएंगे, जब टर्मिनेशन की बात करेंगे, जब हम क्या करेंगे टर्मिनेशन की बात करते हैं तो दो मुक्त मूलक आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, RCH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये रेडिकल किसके साथ रिएक्शन कर ले, मान लीजिए किसके साथ, CH2 रेडिकल CH2 R के साथ जब ये अभिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट दे दे हमें, इसका रिंग का क्या हो जाए, टर्मिनेशन हो जाए, इस रिंग का क्या हो जाए, सॉरी जो आपका पॉलीमर है ये क्या हो जाए, रिएक्शन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाती है। यहाँ क्या हो जाती है, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। ओके इस प्रकार ये क्या है, चेन रिएक्शन है। पहले पद में क्या होती है, श्रृंखला, पहले पद में क्या होती है, मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, श्रृंखला का प्रारंभ होता है। सेकंड स्टेप में हम किस चीज की बात करते हैं, श्रृंखला का संचरण होता है कि एक मुक्त मूलक एल्किनों से अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, एक बड़े मुक्त मूलक का निर्माण करता है, और अंत में क्या होते हैं, दो मुक्त मूलक आपस में जुड़कर क्या श्रृंखला को क्या कर देते हैं, समापन कर देते हैं, श्रृंखला का क्या कर देते हैं, समापन कर देते हैं। ओके
यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? ठीक है, ओके। देखिए इस चैप्टर में हमने बात की डाइईन्स की। ठीक है, डाइईन में हमने क्या पढ़ी? सबसे पहले हमने पढ़ा कि डाइईन के नोमेनक्लेचर, उनको डाइओलिफिन कहते हैं। उनका क्लासिफिकेशन में हमने 3 प्रकार की डाइईन देखी। क्लासिफिकेशन में हमने 3 प्रकार की डाइईन देखी। कौन कौन सी देखी? क्यूमुलेटेड डाइईन, कॉन्जुगेटेड डाइईन और आइसोलेटेड डाइईन। और जब हम बात करते हैं आइसोलेटेड डाइईन, सेम टू सेम एल्कीन की जैसी थी। क्यूमुलेटेड हमने बताई मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे उनके। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? जो हमारी कॉन्जुगेटेड डाइईन थी। कॉन्जुगेटेड डाइईन में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, इनके ऑर्बिटल व्यू देखा और सब लास्ट में क्या देखे? इनकी केमिकल रिएक्शन। इस प्रकार से हमारे डाइईन, ये जो हमारे सिलेबस में था, हमने कवर किया। ओके।